स्टूडेंट्स, आज हम पिछली 2 क्लासेस से जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे वो टॉपिक क्या था? धारामापी। ठीक है। और धारामापी में हमने क्या पढ़ा था कि धारामापी 2 प्रकार की होती है, एक तो चल कुंडली धारामापी और दूसरी चल चुंबक धारामापी। तो चल कुंडली धारामापी जो अपने सिलेबस में है उसको हमने इन डिटेल पढ़ा था। ठीक है। तो चल कुंडली धारामापी कितने टाइप की होती है? कौन कौन सी? निलंबन कुंडली धारामापी और किलकित कुंडली धारामापी। तो निलंबन कुंडली धारामापी और किलकित कुंडली धारामापी, इन दोनों को भी हमने इन डिटेल पढ़ा था। ठीक है। तो आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है क्षण। ठीक है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। तो देखो, हमने क्या पढ़ा था कि धारामापी से हम लोग धारा का संसूचन कर सकते हैं। ठीक है। और धारामापी को हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट करके इसे वोल्टेज का मापन कर सकते हैं, और धारामापी को एमीटर में कन्वर्ट करके हम इसे वोल्टमीटर को धारामापी को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करके हम इससे वोल्टेज का मापन कर सकते हैं ना। और धारामापी को एमीटर में चेंज करके हम इससे धारा का मापन कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक कंसेप्ट है जिसका नाम है क्षण। तो देखो, धारामापी में कभी कभार क्या होता है कि हम लोग उच्च मान की धारा प्रवाहित करते हैं, या फिर जितनी धारा धारामापी को रिक्वायर्ड है, जितनी धारा धारामापी के लिए आवश्यक है, उससे अधिक मान की धारा यदि धारामापी में प्रवाहित कर दी जाए तो क्या होगा? तो धारामापी की जो कुंडली है ना, हीट के कारण, देखो आप लोग अधिक धारा प्रवाहित करोगे तो उसमें हीट जनरेट होगी ना। उस हीट के कारण, उस ऊष्मा के कारण धारामापी की जो कुंडली है वो जल सकती है। ठीक है। धारामापी की कुंडली जल जाएगी। तो धारामापी की कुंडली जल जाएगी तो धारामापी खराब हो जाएगा। ठीक है। तो धारामापी में वांछित मान से अधिक मान की धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा? धारामापी में ऊष्मा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा उत्पन्न होगी, हीट उत्पन्न होगी, और उस हीट के कारण धारामापी की जो कुंडली है वो जल जाएगी और धारामापी खराब हो जाएगा। तो ये कमी है ना? यस और नो? ये कमी कब उत्पन्न होगी? जब धारामापी में हम लोग अधिक मान की धारा प्रवाहित कर देंगे। ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, जब धारामापी में आप वांछित मान से अधिक मान की धारा प्रवाहित करते हो तो धारामापी का जो संकेतक है, धारामापी का जो संकेतक है वो एकदम स्पीड से, जैसे कोई धारामापी ये 0, यहां पर देखो इसका संकेतक होगा ना, तो ये संकेतक हाई स्पीड से एक खटक की आवाज से स्पीड से रोटेट हो जाएगा और आपको एक फटक की आवाज सुनाई देगी। तो क्या होगा? ये एकदम स्पीड से रोटेट होगा, तो ये अपनी परास से, जो इसकी परास है उसे आगे निकल जाएगा ना। जैसे इसकी लास्ट परास ये मानो, तो ये जो नीडल है, धारामापी जो नीडल है, इस परास से ज्यादा बाहर निकल जाएगी। ठीक है। या फिर एक झटके के साथ ये जो नीडल है, धारामापी का जो संकेतक है, ये जो इंडिकेटर है, ये एक झटके के साथ जब रोटेट होगा तो इसके मुड़ने का डर नहीं है क्या? ठीक है। तो जब इसमें वांछित मान से अधिक मान की धारा हम लोग प्रवाहित करते हैं तो धारामापी का जो संकेतक है एक झटके के साथ अपनी परास से बाहर निकल सकता है, या फिर जब ये झटके के साथ रोटेट होगा, ये इंडिकेटर झटके के साथ रोटेट होगा तो ये मुड़ भी सकता है ना। और ये मुड़ गया तो ये आपको सही रीडिंग देगा क्या? नहीं देगा ना। तो इसका मतलब क्या है? धारामापी के खराब होने का खतरा बना रहेगा ना। कब? जब आप इसमें एक वांछित मान से अधिक मान की धारा प्रवाहित करते हो। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि धारामापी में जब हम वांछित मान से अधिक मान की धारा प्रवाहित कर देंगे तो इसमें क्या क्या हानि उत्पन्न होगी? पहली,
वांछित मान से अधिक मान की धारा प्रवाहित करने पर इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी और ऊष्मा उत्पन्न होने से उस हीट से धारामापी की कुंडली के जलने का खतरा बना रहेगा, जिससे धारामापी खराब हो सकती है। या फिर धारामापी में वांछित मान से अधिक मान की धारा प्रवाहित करने पर धारामापी का इंडिकेटर संकेतक एक झटके के साथ रोटेट होता है, तो ये अपनी परास से बाहर निकल जाएगा या फिर ये मुड़ जाएगा, जिससे धारामापी खराब हो सकती है। ठीक है, तो इन सब कमियों से बचने के लिए धारामापी के समांतर क्रम में, इन कमियों से बचने के लिए धारामापी के समांतर क्रम में एक अति अल्प मान का प्रतिरोध संयोजित किया जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? शंट प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? शंट प्रतिरोध या फिर शंट। इज देयर एनी डाउट? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि धारामापी में शंट का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो अपना आंसर क्या होगा? धारामापी में जब वांछित मान से अधिक मान की धारा प्रवाहित करने पर करते हैं, तो धारामापी में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण धारामापी की कुंडली जल सकती है, या फिर धारामापी का संकेतक एक झटके के साथ अपनी परास से बाहर निकल सकता है या फिर मुड़ सकता है। तो इन सब कमियों से बचने के लिए, इन सब हानियों से बचने के लिए धारामापी के समांतर क्रम में एक अल्प मान का प्रतिरोध संयोजित किया जाता है। उस अल्प मान के प्रतिरोध का क्या नाम है? शंट प्रतिरोध। क्या नाम है? ठीक है, तो देखो शंट प्रतिरोध संयोजित करने से क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि जब धारामापी में वांछित मान से अधिक मान की धारा प्रवाहित की जाएगी, जब धारामापी में वांछित मान से अधिक मान की धारा प्रवाहित की जाएगी, तो इस धारामापी में बोलो, धारामापी की ये जो कुंडली है ये जलेगी नहीं। ठीक है, और धारामापी का संकेतक अपनी परास से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये सब कैसे होगा? इसको अपन एक मैथमेटिकल एनालिसिस के द्वारा देखते हैं। यस और नो? तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो देखो, मैंने क्या बोला कि धारामापी की शंटिंग कैसे करते हैं? तो धारामापी के समांतर क्रम में एक अति अल्प मान का प्रतिरोध संयोजित करेंगे ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? धारामापी की शंटिंग। क्या बोलते हैं? धारामापी की शंटिंग। ठीक है, तो देखो ये आपकी धारामापी, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं? जी से। ठीक है, और माना धारामापी का प्रतिरोध है जी, कैपिटल जी। ठीक है, ये आपकी धारामापी। ठीक है, और जो धारामापी हम काम में लेते हैं वो है किलकित कुंडली धारामापी। कौन सी धारामापी काम में लेते हैं? किलकित कुंडली धारामापी काम में क्यों लेते हैं? क्योंकि उसका जो संकेतक है वो आपको डायरेक्ट रीडिंग प्रोवाइड करवाता है। निलंबन कुंडली धारामापी और किलकित कुंडली धारामापी में कौन सी बढ़िया है? किलकित कुंडली धारामापी। क्यों? क्योंकि उसमें इंडिकेटर होता है। क्या होता है? इंडिकेटर होता है या फिर संकेतक होता है जो आपको डायरेक्ट रीडिंग प्रोवाइड करवाता है। यस और नो? यस सर। इसको किलकित कुंडली धारामापी को काम में लेना बहुत ज्यादा सरल है ना। yes, तो हम लोग मोस्टली कौन सी धारामापी को काम में लेते हैं? किलकित कुंडली धारामापी। तो ये आपकी किलकित कुंडली धारामापी है। ठीक है, इसके समांतर क्रम में हम लोग एक अल्प मान का प्रतिरोध संयोजित करते हैं, जिसको बोलते हैं शंट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? तो शंट प्रतिरोध को हम डिनोट करेंगे ऐसे। इज देयर एनी डाउट? ठीक है, तो देखो माना धारामापी में पीछे से आने वाली धारा कितनी है? आई। मैं आपको क्या बता रहा हूं? मैं आपको ये बता रहा हूं कि धारामापी के समांतर क्रम में, धारामापी के समांतर क्रम में शंट प्रतिरोध संयोजित करने से धारामापी में उत्पन्न होने वाली हानियों को कैसे दूर किया जा सकता है? यस और नो? यस सर। तो देखो ये धारामापी जिसके समांतर क्रम में हम लोगों ने क्या जोड़ा? एक अल्प मान का शंट प्रतिरोध। ठीक है, ठीक है, तो देखो इस पीछे से आने वाली धारा कितनी है? आई। तो माना ये पॉइंट है ए, इस पॉइंट ए को आप क्या बोल सकते हो? संधि बिंदु। क्या बोल सकते हो?
और सब जानते हैं संधि बिंदु क्या होता है। संधि बिंदु किसी परिपथ में वह बिंदु होता है जहां पर दो या दो से अधिक परिपथ तत्व जुड़े रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, संधि बिंदु। और आप ये भी जानते हो कि संधि बिंदु पर या तो धारा डिवाइड होती है या फिर धारा ऐड होती है। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पर बताओ संधि बिंदु ए पर धारा ऐड होगी या डिवाइड होगी? डिवाइड होगी ना? ठीक है, तो माना इस शंट प्रतिरोध में जाने वाली धारा है IS, कितनी है? IS। इस गैल्वेनोमीटर में जाने वाली धारा है IC। इज देयर एनी डाउट? ठीक है, ये जो करंट IC है ये किस में जाएगी? गैल्वेनोमीटर में। तो अपने को गैल्वेनोमीटर के सापेक्ष क्या प्राप्त होगा? विभव पतन। क्या प्राप्त होगा? कितना होगा? ओम के नियम से V बराबर I इंटू R। तो गैल्वेनोमीटर के सापेक्ष मिलने वाला विभव पतन क्या होगा? VG बराबर जाने वाली धारा कितनी है? IG। और इसका प्रतिरोध कितना है? प्रतिरोध कैपिटल Z कितना है? मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि माना गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है कैपिटल Z। कोई दिक्कत है? ठीक है, फिर ये करंट IC यहां से बाहर निकल जाएगी ना? ठीक है, अब देखो शंट में जाने वाली धारा कितनी है? IS। ये धारा शंट प्रतिरोध में जाएगी ना? तो हमको इसके सिरों के सापेक्ष विभव पतन प्राप्त होगा ना? तो ओम के नियम के अनुसार वो विभव पतन क्या होगा? VS। क्या होगा? VS बराबर धारा कितनी जा रही है इसमें? IS। और इसका प्रतिरोध कितना है? S। बोलो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, इधर से देखो ये करंट IS चली गई, तो करंट IC माना ये बिंदु है B। बिंदु B भी एक संधि बिंदु है ना? यस सर। तो संधि बिंदु B पर इस साइड से कितनी धारा आ रही है? IC। और इस साइड से कितनी धारा आ रही है? IS। तो इस संधि बिंदु B पर ये दोनों करंट ऐड हो जाएंगी ना? यस सर। तो मैंने आपको पहले बताया था कि संधि बिंदु पर या तो धारा डिवाइड होती है या फिर ऐड होती है। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो बिंदु B पर ये दोनों करंट ऐड हो जाएंगी, तो क्या बन जाएगा? IC प्लस IS। तो यहाँ से देखो ये जो करंट I थी, ये जो करंट I है ये दो पार्ट में डिवाइड हुई थी ना? yes, IC और IS। तो IC और IS का सम किसके इक्वल है? I के इक्वल। तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू I। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी एग्जैक्टली उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं ना? कोई भी छोटा मोटा हेरफेर नहीं है ना? जो आपको कंसेप्ट बताया है, जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, उसी के इर्द गिर्द सारे टॉपिक में हम लोग चलेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने आपको पढ़ाया था श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। किसका? प्रतिरोधों का। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन हम लोगों ने पढ़ा था ना? तो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में हमने क्या पढ़ा था कि श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्टेज डिवाइड होता है। क्या डिवाइड होता है? वोल्टेज। जबकि धारा डिवाइड नहीं होती। यस और नो? यस सर। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? धारा विभाजित होती है जबकि विभव एक समान रहता है। यस और नो? तो देखो इस को मान लो प्रतिरोध G। क्या मान लो? और ये प्रतिरोध है S। कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? कौन से क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। यस और नो? और हम जानते हैं कि समांतर क्रम में धारा डिवाइड होती है, करंट डिवाइड हुई है ना? जबकि प्रतिरोधों के सापेक्ष विभव एक समान रहता है। यस और नो? तो मैं प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन से ये लिख सकता हूं क्या कि VG इक्वल टू VS। यस और नो? कैन वी राइट इट और नॉट? वी कैन राइट। ये कंसेप्ट हम लोग जानते हैं ना? हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहां से देखो VG कितना है? IC इंटू Z, कैपिटल Z। तो मैं इस VG को IC इंटू कैपिटल Z से रिप्लेस कर सकता हूं ना? यस सर। इक्वल टू VS को IS इंटू S। बोलो कोई दिक्कत है? इज देयर एनी डाउट? नो सर।
कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहां से कैपिटल Z अपॉन S, तो इक्वल टू में क्या लिखो बोलो, IS अपॉन AG। कोई दिक्कत है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन आएगी ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, इस इक्वेशन में दोनों साइड 1 ऐड करो, क्या ऐड करो, तो समीकरण नंबर 1 नाम दे दो इसको, ठीक है। तो देखो समीकरण 1 में दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में बोथ साइड हम 1 को ऐड कर देंगे, तो अपने को क्या मिलेगा, कैपिटल Z अपॉन S प्लस 1 इक्वल टू IS अपॉन IG प्लस 1। दोनों साइड 1 ऐड कर दिया ना, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इधर क्या आएगा, कैपिटल Z प्लस S अपॉन S इक्वल टू IS प्लस IG अपॉन IG। कोई दिक्कत, बोलो भाई कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। या कैपिटल Z प्लस S अपॉन S इक्वल टू, इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, देखो I क्या है, IC प्लस IS, तो IS प्लस IC को I से रिप्लेस कर सकते हैं ना, yes, तो I अपॉन IC, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, IC कैपिटल Z प्लस S इक्वल टू I इंटू S, या फिर IC इक्वल टू S अपॉन कैपिटल Z प्लस S इंटू I। ये इक्वेशन अपने को मिली ना, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत है। अब इक्वेशन 2 पे ध्यान दो, समीकरण नंबर 2 पे आप लोग ध्यान दो। मैंने क्या बोला था कि जब धारा मापी के समांतर क्रम में आप एक अल्पमान का प्रतिरोध जोड़ दोगे, आप एक अल्पमान का प्रतिरोध जोड़ दोगे तो धारा मापी की कुंडली जलेगी नहीं। तब एक वांछित मान से अधिक मान की धारा जाने पर, और एक वांछित मान से अधिक मान की धारा जाएगी तो इसका संकेतक भी झटके के साथ, इसका संकेतक भी अपनी परास से बाहर नहीं निकलेगा और नहीं वो मुड़ेगा। तो देखो ये सब इस इक्वेशन नंबर 2 में आपको साफ साफ दिख रहा है। समीकरण 2 में देखो गैल्वेनोमीटर में जाने वाली धारा कितनी है, IG बराबर S अपॉन Z प्लस S इंटू I। देखो देखो ये जो शंट प्रतिरोध है ये क्या है, अति अल्पमान का, क्या है, अति अल्पमान का। तो इक्वेशन 2 देखो मैं लिख सकता हूं IG इक्वल टू, ये क्या है, अति अल्प, कोई दिक्कत है, अपॉन, अच्छा इस S के कंपैरिजन में गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है ना, शंट प्रतिरोध की तुलना में धारा मापी का प्रतिरोध बहुत ज्यादा है भाई, यस और नो। तो मैं इस D को क्या लिख सकता हूं, बहुत अधिक इन कंपैरिजन ऑफ S, यस और नो, प्लस अति अल्प, कोई दिक्कत है, इंटू I, ठीक है। अब देखो बहुत अधिक प्लस अति अल्प, आपको बहुत अधिक मान प्राप्त होगा नीचे, कोई दिक्कत है, लेकिन ऊपर देखो, ऊपर क्या है, अति अल्प। आप अति अल्प को बहुत अधिक से डिवाइड करते हो तो वो जो अति अल्प है वो और ज्यादा छोटा हो जाएगा ना, बोलो, अरे अति अल्प आपने किससे डिवाइड किया, बहुत अधिक प्लस अति अल्प से, तो अति अल्प और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा ना, और बहुत छोटे मान को
आप इसके साथ, इस बड़े मान के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो भी छोटा हो जाएगा ना। तो मान लो ये जो करंट आई है ये किसी समय बहुत अधिक है, ठीक है, धारामापी में जाने वाली ये धारा किसी कारणवश बहुत अधिक यदि हो जाती है, धारामापी में जाने वाली धारा किसी कारणवश यदि बहुत अधिक प्रवाहित हो जाती है तो क्या होगा, ये आई क्या है, अधिक, क्या है, बहुत अधिक मान की धारा किसी कारणवश धारामापी में प्रवाहित हुई ना, धारामापी फ्लो हुई ना, लेकिन ये बहुत अधिक, ये जो अधिक मान की धारा है ये इस अति अल्प के साथ मल्टीप्लाई होके कम हो जाएगी ना। क्योंकि देखो अति अल्प को हमने किससे डिवाइड किया, बहुत अधिक से डिवाइड किया ना, तो ये जो अति अल्प है ये और ज्यादा अति अल्प हो गया ना, और इसको हमने अधिक मान से मल्टीप्लाई किया तो ये जो अधिक मान है ये कम हो गया ना। तो सोच के देखो, यदि किसी कारणवश धारामापी में अधिक मान की धारा प्रवाहित हो जाए तो उस केस में धारामापी में जाने वाली धारा ज्यादा नहीं होगी ना, बोलो, उसकी परास से, धारामापी की परास से धारामापी के वांछित मान से ज्यादा कभी नहीं होगी ना, ठीक है। तो वांछित मान से ये धारा ज्यादा नहीं होगी तो इसका मतलब धारामापी में ऊष्मा उत्पन्न नहीं होगी, और ऊष्मा उत्पन्न नहीं होगी तो धारामापी की ये जो कुंडली है ये कभी नहीं चलेगी ना, और ये जो धारा आईसी है ये वांछित मान से अधिक न होने के कारण इसका जो संकेतक है वो झटके के साथ अपनी परास से बाहर नहीं निकलेगा ना और नहीं मुड़ेगा ना। तो ये सब किसके कारण संभव हुआ, इस शंट प्रतिरोध के कारण है। किसके कारण है, शंट प्रतिरोध के कारण है, इस अति अल्प मान के शंट प्रतिरोध के कारण है। तो आप लोगों ने अब देखा होगा कि धारामापी के समांतर क्रम में शंट प्रतिरोध को संयोजित क्यों किया जाता है। तो सिंगल लाइन में आंसर क्या होगा, धारामापी को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए धारामापी के समांतर क्रम में अल्प मान का प्रतिरोध संयोजित किया जाता है। इज देयर एनी डाउट, इजी, ठीक है। अब देखो हम लोग इसका प्रभावी प्रतिरोध भी याद करेंगे। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से। तो देखो धारामापी का प्रभावी प्रतिरोध, ठीक है, धारामापी का नहीं, जब धारामापी को के समांतर क्रम में हम लोगों ने क्या जोड़ दिया, एक शंट प्रतिरोध, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन का प्रभावी प्रतिरोध हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखो धारामापी का प्रतिरोध कितना है, कैपिटल सी, और इसके समांतर क्रम में क्या जोड़ा, शंट प्रतिरोध। तो देखो दो प्रतिरोध, एक है कैपिटल जी और एक है एस, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं ना। तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, माना इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है आर ए, कितना है, या फिर इस संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध है आर ए, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो इस समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध हम लोग निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं ना, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/r इक्वल टू 1/r2, या फिर 1/r1 रिप्लेस कर दिया ra से, किससे रिप्लेस कर दिया, माना इस संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध है ra, कितना है, इक्वल टू 1/r1 कितना है, कैपिटल जी कितना है, प्लस R2 कितना है, S, कोई दिक्कत है, या फिर RA 1/R इक्वल टू एलसीएम क्या गया, J इंटू S, तो S प्लस G, कोई दिक्कत है, ठीक है। या फिर इसको रिवर्स करते हैं तो RA इक्वल टू GS अपॉन S प्लस जी, या फिर G प्लस S, कोई दिक्कत है। हम लोग जानते हैं कि कैपिटल Z मतलब धारामापी का प्रतिरोध इज वेरी 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 ग्रेटर देन S। ये जो कैपिटल Z है
ये इस शंट प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक है ना, क्योंकि शंट प्रतिरोध क्या है, एक अति अल्पमान का प्रतिरोध। यस और नो? तो Z की तुलना में S को नगण्य मान सकते हैं ना? वी कैन नेग्लेक्ट S इन कंपैरिजन ऑफ Z। कोई दिक्कत? तो क्या मिलेगा अपने को? प्रभावी प्रतिरोध क्या मिलेगा? RA इक्वल टू कैपिटल Z इंटू S अपॉन, देखो S को Z की तुलना में 0 मान लिया ना, नगण्य मान लिया ना, तो अपॉन में क्या आएगा? Z। कोई दिक्कत? Z से Z कैंसिल, तो प्रभावी प्रतिरोध क्या आया? यानी इस शंट प्रतिरोध, ये जो शंट प्रतिरोध हमने काम में लिया, ये अति अल्पमान का शंट प्रतिरोध हमने काम में लिया, ये इस कॉम्बिनेशन का प्रभावी प्रतिरोध कहलाएगा। कोई दिक्कत? तो ये था शंट।